हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं पॉलिटी के लेक्चर्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो है पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे और अगर हो पाया तो ऑफिशियल लैंग्वेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स मैं आज कवर करूँगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें राजनीतिक दल होते हैं। तो इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं नेशनल पार्टीज़ में, वो सभी पार्टीज़ जो इलेक्शन में पार्ट लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताया गया है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के द्वारा। इसके बाद आता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसके द्वारा राजनीतिक दलों को प्रथम बार 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली थी और ये अधिनियम लागू हुआ था 1985 से। ठीक है, तो 1 मार्च 1985 से लागू किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 याद रखना है। इसके साथ ही 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल कानून को रोकने का प्रावधान था। ठीक है, तो 10th शेड्यूल रिलेटेड विद एंटी डिफेक्शन लॉ। यहाँ पे आपको बताना है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर आप बता सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ाया जब मैं शेड्यूल्स पढ़ा रही थी, तो आई होप ये आंसर आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2003 में आया था। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दल बदल कानून है, इसमें कुछ संशोधन किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2003 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो वर्तमान में देश में कुल 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है पुराना है, मैं आपको करंट डेटा बता रही हूँ। तो करेंटली 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, थर्ड है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, फिर नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ठीक है, तो सीपीआई-एम, यहाँ पे सीपीआई-एम। उसके बाद आता है आम आदमी पार्टी और लास्ट में आता है नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। तो ये सभी जो है 6 पार्टीज़ जो हैं वो नेशनल पार्टीज़ हैं। इनमें से कुछ पार्टीज़ जो हैं 2023 की अगर आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो करेंगे तो वहाँ पे देखा जाएगा कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से कुछ लोगों की मान्यता रद्द की गई थी और कुछ नई पार्टीज़ उसमें ऐड किए थे। ठीक है तो पुरानी न्यूज़, बट अगर आप लोग चाहें तो इस पर देख सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होता है। तो यहाँ पे अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो होती है, 18+ लोग जो हैं वो वोट कर सकते हैं। इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो है वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रक्रिया से प्रभावित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, देख सकते हैं इसको आप। फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे और इसका फॉर्मेशन जो है वो 1980 में हुआ था। यहाँ पे जो नेशनल पार्टीज़ हैं इनके फॉर्मेशन ईयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कभी मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका फॉर्मेशन ईयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में और बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ था 1980 में। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसकी स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा हुई थी, ये 1936 में हुई थी। वर्तमान में सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे CPI की बात हो रही है। CPI और CPI-M, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ये दोनों अलग पार्टीज़ हैं। CPI की अगर हम लोग बात करें तो 1925 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके फाउंडर मेंबर कौन थे ये आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री भी आपकी साइड बाय साइड चल रही है तो उसी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए, सर्च कर सकते हैं आप लोग। इसके साथ ही CPI मार्क्सवादी पार्टी जो है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है,
है, तो ये एक नेशनल पार्टी है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी जो है उसकी स्थापना हुई थी 2000 में, 2012 में हुई थी, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए इसको। और जो यहाँ पे पीपल्स पार्टी है, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी, इसका जो फॉर्मेशन है वो 2013 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी ईयर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2012 में आम आदमी पार्टी, 2013 में नेशनल पीपल्स पार्टी। सीपीआई मार्क्सवादी जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था 1964 में, 1964 में। बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ था 1980 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। इसके साथ ही एक पार्टी बच गई है जो है बीएसपी। बीएसपी, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1984 में, ठीक है, 1984। तो ये डिटेल्स जो है वो आप लोग याद कर सकते हैं। राजनीतिक दल से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी कम आते हैं, या तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ पे बेस्ड आते हैं या फिर उनके ईयर फॉर्मेशन से, और जो नेशनल पार्टीज़ हैं इनकी लिस्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग राजनीतिक दल से बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये आता है पार्ट 20 में। पार्ट 20 आर्टिकल 368 जो है वो संबंधित है संविधान के संशोधन से, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान की अगर बात की जाए तो चाहे जितना भी सोच समझ के बनाया जाए, समय के साथ, काल और परिस्थिति के साथ कुछ संशोधन की ज़रूरत पड़ ही जाती है, ठीक है। तो इसीलिए संविधान के संशोधन में एक पर्टिकुलर क्लॉज रखा गया जिसके अनुसार कभी भी अगर उसमें चेंज करना हो तो अगर आप लोग इस आर्टिकल को फॉलो करते हैं तो चेंजेस किए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368 में संसद को संविधान के संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो संसद के द्वारा ही संविधान को संशोधित किया जा सकता है। 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। एक होता है साधारण बहुमत से, जिसको सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। दूसरा हो सकता है विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी कही जाती है। और थर्ड होता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट के द्वारा रेक्टिफाइड भी होना चाहिए, ठीक है। तो विशेष बहुमत तथा राज्यों से अनुमोदन के बाद संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस जो होते हैं इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया जा सकता है। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी इसमें प्रपोज किया जा सकता है। फिर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे उन सभी केसेस में जिसमें कि स्पेशल मेजॉरिटी की भी ज़रूरत होती है और साथ ही राज्यों के द्वारा रेक्टिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं जिसमें संसद में विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा इसको पास किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन और साथ ही जो प्रोसेस होता है इलेक्शन का। दूसरा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। अगर कोई भी नंबर्स चेंज करने हैं, जो भी एमपी के वहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा की जो भी सीट्स हैं, यदि उसमें परिवर्तन करना है राज्यों से संबंधित, उस केस में भी इस तरह की ज़रूरत होती है कि स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए और साथ ही स्टेट्स द्वारा रेक्टिफाइड भी होना चाहिए। संघ और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियाँ हैं, इसका विभाजन जो कि 7वें शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। तो 7वें शेड्यूल में जो भी दिए हुए हैं फेडरल लिस्ट और साथ ही यूनियन लिस्ट, उसके जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उससे संबंधित। जीएसटी काउंसिल से संबंधित जो कि 279A में वर्णित है। तो 279 जो है वो जीएसटी से संबंधित है। इसमें भी अगर कोई परिवर्तन करना रहता है तो वो स्पेशल मेजॉरिटी और साथ ही स्टेट के द्वारा रेक्टिफाइड भी होना चाहिए। यूनियन या फिर स्टेट की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अगर करना हो, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से संबंधित कोई प्रावधान हो, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। तो यहाँ पे ये सभी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होता है। संविधान के अनेक उपबंधों में संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी प्रक्रिया हैं जिसमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से भी संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी की बात की गई है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जब इमरजेंसी पढ़ाया था तो इमरजेंसी में 2 ऐसी इमरजेंसी के बारे में बताया था जो सिंपल मेजॉरिटी से पास की जा सकती हैं। उन दोनों इमरजेंसी का नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा कि इसके द्वारा भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं।
इसके साथ ही यदि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उनके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो, ठीक है, तो इसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी की ही ज़रूरत होती है। सिंपल मेजॉरिटी, दोनों सदनों द्वारा सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं ऐसे बिल। ये व्यवस्थाएं जो है वो आर्टिकल 368 में दी गई हैं। आर्टिकल 368 अभी भारतीय संविधान के जो संशोधन है उनके बारे में एक आइडिया आपको देते हैं। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो संविधान का संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। इसके द्वारा 2 नए आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, 31A और 31B, तथा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। तो 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया था और साथ ही 31A और B को ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1956 में, ठीक है। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, एक लघु संविधान कहा गया था। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेटर ऑन इसको रिकरेक्ट करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में। पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इसके साथ ही संविधान में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था और इसके द्वारा ही जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में आया था। इसके द्वारा मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्षों से घटाकर 18 वर्षों की कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो एज है वो 21 प्लस से 18 प्लस कर दी गई थी फॉर वोटिंग। नेक्स्ट आता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था। ये शिक्षा से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया था जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन दिया गया था 6 to 14, ठीक है। नेक्स्ट आता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था। इसके द्वारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो लोकसभा अथवा विधानसभा की जो सदस्य संख्या होती है इसके अधिकतम 15% होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही राज्यों में ये 12% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, अगर सेंट्रल लेवल की बात की जाए तो PM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट लेवल में CM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, इनका जो प्रतिशत होता है वो टोटल सीट्स का 15% होना चाहिए। नेक्स्ट है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था, ठीक है। तो NCR घोषित किया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया था। 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा समझौते का क्रियान्वयन किया गया था। नेक्स्ट आता है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा GST से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने तथा 103 जो है वो सामान्य श्रेणी के EWS, ठीक है, सामान्य श्रेणी के जो पिछड़े लोगों हैं उनको सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में 10% का आरक्षण देने से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे EWS कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन जो है वो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया था। इसका भी जो ईयर है वो है 2019, ठीक है। नेक्स्ट आता है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में
संशोधन कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की सीटों में आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके साथ ही एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन किया जाता था उसको कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके द्वारा लोकसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा और साथ ही विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा जो नॉमिनेशन का प्रक्रिया किया जाता था उसको निष्प्रभावी कर दिया गया था। ठीक है, किसमें कर दिया गया था? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 में आया था। इसके द्वारा राज्य एवं संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने पर का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि या तो राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी जो है वो अपने हिसाब से उनको ये अधिकार दिया गया है कि आप लोग एक रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सोशली बैकवर्ड क्लास या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो सामाजिक अधिकार पे सामाजिक फील्ड में पिछड़े वर्ग और साथ ही एजुकेशनल फील्ड में जो बैकवर्ड क्लास है इनको रिकॉग्नाइज करने का अधिकार जो है स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को दिया गया था 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2021 में आया था। इसके बाद संविधान की जो आधारभूत संरचना है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, इसके सिद्धांत का जो अर्थ है उसी के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है, कितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नेवर बी चेंज। और ये किसके केस के द्वारा आया था? तो यहाँ पे केशवानंद भारती केस है, 1973 में आया था और इसके अनुसार डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो पिक्चर में आया था। इसके साथ ही जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, ये कोर्ट के द्वारा ही, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही टाइम टू टाइम इसको रिवाइज किया जाता है। इसकी डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज की जाती है, समय के अनुसार इसको चेंज किया जा सकता है, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, ऐसा केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया था। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है उसमें ज़रूर से कंसीडर किया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा राजभाषा, पार्ट 17 में आता है और आर्टिकल 343 से 351 संबंधित है राजभाषा से। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी और लिपि को देवनागरी घोषित किया गया है। साथ ही संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि राजभाषा हिंदी है और जो लिपि है वो है देवनागरी। आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकती है। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में कमीशन का गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कमीशन का गठन कैसे हुआ था। तो जो प्रथम राजकीय भाषा आयोग बना था, फर्स्ट लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, इसका गठन 1955 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर। ठीक है, बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। आर्टिकल 344 के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो राजभाषा के संबंधित अगर कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है तो उसमें 30 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 20 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से होने चाहिए और 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल होने चाहिए। आर्टिकल 345 जो है वो राज्य की राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, राज्य की राजभाषा से संबंधित है 345 आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल 346 है, इसके तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 346 आप लोग स्किप कर सकते हैं। आर्टिकल 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो जो स्पेशल रीजन्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट के कुछ स्पेशल रीजन्स होते हैं यहाँ जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 347 में दिए गए हैं। अगर 14 सितंबर 1949 की बात की जाए तो इस दिन हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई थी, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एज अ ऑफिशियल
ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। इसके साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया जो है, लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही कहा जाता है, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक, अगर नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए तो इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश है। नेक्स्ट है आर्टिकल 348। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है या फिर जो अधिनियम और विधेयक आदि का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो भी भाषा यूज़ होती है उससे संबंधित आर्टिकल 348 में दिया गया है। आर्टिकल 348 का मतलब इसी का अगर सब क्लॉज देखें हम लोग तो इसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो सभी कार्रवाई होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करने का प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 350 क के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे 350A जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो भी स्टेट लैंग्वेज है या फिर जो भी मदर टंग है किसी भी चाइल्ड की, वो यूज़ किया जा सकता है प्राइमरी लेवल की एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 350A में। इसके साथ ही 350B जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करता है। भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऐसा उपबंध जो है वो 350B में किया गया है। ठीक है, माइनॉरिटीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ठीक है, माइनॉरिटीज़ जो होती है वो दो टाइप की होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 29 में, जिसमें लिंग्विस्टिक भाषाई अधिकार पे माइनॉरिटीज़ और उसके साथ ही रिलीजियस आधार पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, ऐसे दो टाइप्स बताए गए हैं। आर्टिकल 351 की बात की जाए तो इसमें हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। शेड्यूल्स की बात की जाए तो 8th शेड्यूल जो है, 8th शेड्यूल ये ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में पहले 14 लैंग्वेज हुआ करती थी। स्टार्टिंग में जब संविधान बना था उस टाइम पे 14 लैंग्वेज जो थी उसको ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। उसके बाद इसमें काफ़ी अमेंडमेंट होते हैं। अमेंडमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेंटली जो है वो 22 लैंग्वेजेस हैं और लेटर ऑन भी इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1967 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये 14th लैंग्वेज में एक नेक्स्ट 15th लैंग्वेज ऐड की जाती है जो है सिंधी। देन 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में आया था। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज जोड़ी गई थी। इसको याद कर सकते हैं आप, KNM। ठीक है, जिसमें M जो है वो मणिपुरी है, N नेपाली है और K से कोंकणी है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो इसी पे पूछा जाता है। ये 14 जो लैंग्वेजेस हैं जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ करती थी, इनसे यूजुअली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन से लैंग्वेज लेटर ऑन जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था और ये 2004 से प्रभावी हुआ था। इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। इसको भी याद कर सकते हैं आप, BDMS। ठीक है, तो यहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया था। इसके द्वारा उड़िया भाषा का नाम परिवर्तन करके ओडिया कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप चाहें तो, बट यूजुअली जो है जो स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें 21st है, 72nd है और 92nd है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो वर्तमान स्थिति है 8th शेड्यूल की, उसमें 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है। तो यहाँ पे एक ये नया वर्ड मिला है,
ये द्रविड़ परिवार की भाषा है जो कि ओरिजिनली जो है बलूचिस्तान की भाषा हुआ करती थी, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कभी क्वेश्चन आया रहा होगा, इसलिए इसको शामिल किया गया है नोट्स में। बाकी जो भी मैंने आपको ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड बातें बताई हैं वो सभी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखने हैं, इसके साथ ही ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में आती है ये आपको याद रखना है, कितने आर्टिकल जो हैं वो संबंधित है ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ ही इसका जो पार्ट है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। ऑफिशियल लैंग्वेज से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, जो कि हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैं 3 टॉपिक्स ही रखूँगी, बट मैं क्वेश्चंस आप लोगों से चाहूँगी कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना आज के लेक्चर में, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है कि रिवीजन तो हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं, बट आपके लेवल पे कितना रिवीजन हो रहा है ये हम लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से ही पता चलता है, ठीक है। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है, इसके साथ ही 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 और 104, ठीक है। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपसे एक साथ चारों का बारे में पूछा है। नेक्स्ट है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ईयर बताना है, इसके साथ ही कौन सी लैंग्वेजेस जो थी वो इसमें जोड़ी गई थी 8th शेड्यूल में इसके द्वारा। थर्ड, नेशनल पार्टीज़ में से मैं 3 पार्टीज़ बोल रही हूँ और इन सभी पार्टीज़ का आपको ईयर ऑफ फॉर्मेशन बताना है। तो सबसे पहले है नेशनल पीपल्स पार्टी, दूसरा है CPI मार्क्सवादी, एंड थर्ड है BJP। इन सभी का फॉर्मेशन ईयर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होता है आज का पर्टिकुलर लेक्चर। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें हम लोग म्यूनिसिपैलिटी और साथ ही पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही ये आपका लास्ट लेक्चर होगा पॉलिटी का, क्योंकि जितने भी इससे संबंधित लेक्चर्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके ऑलरेडी कवर करवा दिए गए हैं। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर से सॉल्व करिए, साथ ही घटना चक्र के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, नोट्स के बाद जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको ज़रूर से सॉल्व करिए, बिकॉज रिविजन जो है वो तो आपको नोट्स के माध्यम से करवाया जा रहा है, बट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी आपके एग्ज़ाम निकालने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको ज़रूर से सॉल्व करना है। कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप पॉलिटी से संबंधित लगा सकते हैं, क्योंकि अब इस लेवल पे आपकी पढ़ाई हो गई है कि रिवीजन करके हमने ऑलमोस्ट 90% कोर्स जो है वो कवर कर लिया है, ठीक है। मुश्किल से बस 2 या 3 टॉपिक्स अभी आपके और बचे हुए हैं, इसके बाद आप लोगों का पूरा पॉलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही 108 दिन की सीरीज़ चल रही है। नेक्स्ट जो भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं कि आप लोग नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। 108 दिन की जो सीरीज़ चल रही है इसमें आप लोगों उनकी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करवाया जा रहा है। इसके साथ ही पॉलिटी से संबंधित जो लेक्चर्स हैं ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और करंट अफेयर्स की क्लास भी चल रही है। तो आई होप ये सभी क्लासेस आप लोग फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज डेज़ काफ़ी कम बचे हुए हैं और एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। तो ज़रूर से आप लोग प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए, क्वेश्चन ज़रूर से करना है आपको, और कहीं से भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है या फिर अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है तो क्वेश्चंस ज़रूर से सॉल्व करिए और रिवीजन का पूरा फ़ायदा उठाइए। करेंटली अगर बात की जाए तो कल के दिन 23 जुलाई 2024 में बजट पेश किया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इससे पहले फरवरी की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे इंटरिम बजट प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरिम बजट जो होता है इसका कंसेप्ट आता है कि जब भी सरकार बदलनी होती है या फिर करेंटली कोई इलेक्शन होने वाला होता है तो उस साल एक इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जाता है, जो कि बचे हुए कुछ महीने जो होते हैं उनके लिए एक्सपेंडिचर का प्रावधान बताता है। नेक्स्ट जब सरकार जो है वो फॉर्म हो जाती है, इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवा दिया जाता है, सरकार फॉर्म हो जाती है और जो रूलिंग पार्टी होती है इसके द्वारा फिर से बजट प्रेजेंट किया जाता है अगले 5 सालों के लिए। मतलब 5 साल के लिए जो रूलिंग पार्टी है वो हर साल जो है वो बजट जो है वो प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बजट से संबंधित बनाए जाते हैं, और ऑलमोस्ट जो भी आपके जो भी एग्ज़ाम है उसमें एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो बजट पे प्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसलिए ज़रूर से
बजट के बारे में पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही आपको एक बजट पे बेस्ड डेडिकेटेड वीडियो जो है वो जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उससे संबंधित जो वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग बजट से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स पे, जिससे आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो जल्दी प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा, इंटरिम बजट क्या होता है और जो नॉर्मल जो रूलिंग पार्टी के द्वारा बजट प्रेजेंट किया जाता है इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।